तुम्हें बोलूंगा कि मियोसिस वाले पार्ट को, खास करके मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में जो डिफरेंस होता है उसे बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर क्रोमोसोम का जो क्रोमैटिड्स कहां पर सर टूट गए, सर सेंट्रोमियर कहां स्प्लिट हुआ, हाँ, और कहां पर सर क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो एकदम एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए था। चलो, तो मैं 2 मिनट में, चलो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को। तो मैंने बोला बच्चा कि ये तुम्हारा एक सेल है जिसे बच्चा स्पर्म बनाना है। ये बच्चा तुम्हारा सेल है जिसे स्पर्म बनाना है, इसी का नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो मियोसिस होता है वो आपके बॉडी के हर सेल में नहीं हो सकता। मियोसिस केवल आपके बेटा गैमेट्स बनाने वाले सेल में होते हैं, जिनके अंदर गैमेट्स बनना है, हाँ, उन्हीं के अंदर होता है मियोसिस। यानी आपके ओवरी में और आपके टेस्टिस में क्या हो रहा है, गैमेट बनाने का प्रोसेस चल रहा है। तो जो गैमेट्स बनता है उसके लिए कौन सा डिवीजन रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर इज अ मियोसिस। तो देखिए, इस सेल को बच्चा, ये टेस्टिस में एक सेल है जिसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसे 4 स्पर्म बनाने, हाँ, तो ये कैसे जाएगा। तो सबसे पहले ये सेल बच्चा प्रिपरेशन करेगा, और प्रिपरेशन के नाम पे पहले वो जाएगा जीवन में। ठीक है, सेल के साइज को बड़ा कर लेगा, प्रोटीन बनाएगा, आरएनए बनाएगा, फिर वो जाएगा एस फेज में। तो आपको एस फेज से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एस फेज में क्या होता है। आप इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो 90% चांस है कि चैप्टर से एक क्वेश्चन बने, तो वो ये होता है, एस फेज में क्या होता है। अगर तुमने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की होगी तो देखना बच्चा, हमेशा एस फेज से क्वेश्चन मिल जाएगा। और बहुत आसान सा क्वेश्चन, एस फेज में डीएनए डबल होते, इस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। जो क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड थे उसके 2 क्रोमैटिड्स बन गए। यानी एक इंसान जिसके पास एक हाथ था, उस इंसान के 2 हाथ हो गए। बस अपने बारे में सोचो, न तो चाकू ले लो और अपना एक हाथ काट लो ना, तुम बेटा जीवन हो। और एस में क्या होगा, तुम्हारा बेटा एक और हमने प्लास्टिक का हाथ जोड़ दिया, तो तुम क्या 2 हो गए, नहीं सर, एक ही है, लेकिन हाथ डबल हो गए। और हाथों के अंदर ही डीएनए, तो डीएनए डबल हो जाएगा, क्रोमोसोम सेम रहेगा। ये बेटा 90% चांस इस फेज से ही क्वेश्चन बनने का होता है। ठीक है, तो ये सभी को आता है, मेरे में से सभी बच्चे। ठीक है, अब इस फेज के बाद में क्या होगा देख लीजिए। यहां पर हम लोग मान के चलते बच्चा, यहां पर क्रोमोसोम का नंबर 2n=4 है। इस सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम। इस फेज में भी 2n=4 क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। लेकिन जो अमाउंट ऑफ डीएनए बच्चा, जिसे हम लोग कहा था यहां पर जीवन में बच्चा, मान लीजिए अमाउंट ऑफ डीएनए 2c है, तो इस फेज में बच्चा 4c हो जाएगा, 4c हो जाएगा। मैं पिछले 4 क्लासों से यही बता रहा हूं, पिछले 4 क्लासेस से यही समझा रहा हूं बच्चा कि डीएनए कैसे डबल होता है। चलिए, अब इस फेज के बाद में आएगा बेटा G2। G2 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज एस में था वही चीज बेटा G2 में रहेगा। यानी क्रोमोसोम अभी भी 2n=4 रहेंगे, 2n=4 रहेगा, और अमाउंट ऑफ डीएनए में कोई चेंजेस नहीं होंगे, अमाउंट ऑफ डीएनए 4c ही रहेंगे। तो यहां से यहां तक सेल ने प्रिपरेशन में टाइम ले लिया। आपको स्पर्म बनाना था, तो स्पर्म बनाने वाले सेल को कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बहुत अच्छे से आप पढ़ते हो क्लास 12th में कि कुछ होते बेटा टेस्टिस, उनके अंदर स्पर्मेटोगोनियम होता है, और स्पर्मेटोगोनियम के अंदर पाए जाते बेटा ढेर सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बाद में स्पर्म बनाएगा। वही प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे, यानी हम कहे तो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे। चलिए ठीक, तो तैयारी हो चुका है बच्चा, फुल प्रिपरेशन हो गया है। अब इसे जाना है, माइटोसिस में नहीं जाना है, अब इसे जाना है बेटा मियोसिस में। कहां जाना है, मियोसिस में। और मियोसिस के लिए आपको बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। मियोसिस को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि मियोसिस में
सेल 2 बार डिवाइड करेगा। माइटोसिस में तो सिंपल था बेटा, सेल एक से दो पार्ट्स में टूट गया, एक बार डिवाइड किया 2 पार्ट्स में टूट गया। लेकिन आपको मैंने बोला था कि मियोसिस में सेल 2 बार डिवाइड करेगा, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया मियोसिस 1। जहां पर सेल पहली बार डिवाइड करेगा उसका नाम होगा मियोसिस पार्ट 1। फिर जो एक सेल है वो टूट करके बेटा 2 सेल बन जाएगा। एक सेल है बच्चा, वो देखिए आपका ये सेल था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस 1 में गया और ये बच्चा 2 सेल में डिवाइड हो गया, 2 सेल में डिवाइड हो गया। मियोसिस 1 में क्या होगा, सेल एक था, डिवाइड होने के बाद 2 पार्ट्स में टूट गया। अब ये सेल वापस से डिवीजन में जाएगा जिसका नाम है मियोसिस 2। ये सेल अब वापस से डिवाइड करेगा और ये जाएगा मियोसिस 2 में, मियोसिस 2 में जाएगा। तो आपको क्या लगता है बच्चा, एक सेल से 2 सेल आपने बना दिया, ये और ये 2 सेल बन गए, इसी का नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसी का नाम है बच्चा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये फिर से डिवीजन में जाएगा, तो क्या तैयारी करने की जरूरत नहीं है? जब भी सेल डिवाइड करता है उसे तैयारी करना है। जब भी आप एग्जाम देते हो तो बेटा तैयारी करते हो। हाँ, ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम दिया फिर अगले हफ्ते एग्जाम है तो आप प्रिपरेशन छोड़ दोगे, नहीं, प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा। तो ये सेल बेटा प्रिपरेशन करेगा, इसी प्रिपरेशन को मियोसिस 1 कंप्लीट के बाद मियोसिस 2 में जाना है, तो बीच में जो तैयारी करेगा सेल, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चा इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस। और आप बच्चे पूछ सकते हो सर इंटरफेस क्यों नहीं कहा, सर इंटरफेस क्यों नहीं कहा इसे? तैयारी को तो इंटरफेस कहते हैं, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था पिछले क्लास में। इंटरफेस और इंटरकाइनेसिस लगभग बेटा एक ही चीज है, लेकिन इंटरकाइनेसिस में प्रोटीन बनेंगे, आरएनए बनेंगे, सेल ऑर्गेनल्स भी डबल होगा ना, सब कुछ होगा बच्चा, लेकिन वहां पर डीएनए का डबलिंग, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। जबकि इंटरफेज में एस फेज था, डीएनए डबल होते थे, लेकिन इंटरकाइनेसिस में कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो थोड़ा डिफर करता है। सर क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि मियोसिस 1 में जब डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम बेटा, क्रोमोसोम के पेयर डिवाइड होंगे, आप और आपका भाई अलग होगा। याद करो मियोसिस 1 में क्या हुआ था, सिंपल बेटा, दिमाग में थोड़ा सोचना। एक रूम ले लो, इस रूम में तुम और तुम्हारा भाई, तुम और तुम्हारा भाई, बोले ठीक। मियोसिस 1 में तुम्हारे 2 हाथ है और भाई का भी 2 हाथ है। मियोसिस 1 में तुम और तुम्हारे भाई को अलग कर दिया जाएगा, तुम और तुम्हारे भाई को अलग कर दिया जाएगा और 2 कमरे बना दिए गए। यानी एक कमरा था, पार्टीशन कर दिया गया बीच से, एक कमरे में तुम आ गए, एक में तुम्हारा भाई आ गया। एक से बेटा एक कमरे से 2 कमरे बन गए। इसी को एनसीईआरटी कहता है बेटा डायाड हो गया। इसी को एनसीईआरटी कहता है बेटा डायाड हो गया। समझ लीजिए, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। ये एक सेल था और इसमें बच्चा तुम आ गए येलो वाले, और यहां पर बेटा तुम्हारा भाई आ गया। मियोसिस 1 में क्या करते, एक सेल के अंदर में तुम और तुम्हारा भाई है, पेयर में, तुम और तुम्हारा भाई पेयर में, तुम्हारे भाई के पास 2 हाथ, तुम्हारे पास 2 हाथ। क्या करेंगे सर मियोसिस 1 में? बीच में बेटा दीवार खड़ा कर दो, दीवार खड़ा कर दो, अब 2 सेल बन गए। एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बना, एनसीईआरटी इसी वर्ड को कहेगा बेटा डायाड बन गए। क्या बन गए? डायाड बन गए। अब बताइए क्या, किसका सेपरेशन हुआ? सर मेरा और मेरे भाई का जो क्रोमोसोम पेयर में थे, येलो वाला और रेड वाला, वो अलग हो गए। तो मियोसिस 1 में बच्चा जो क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में होते, वो एक दूसरे से अलग हो जाते, खत्म। मियोसिस 1 इज कंप्लीट। अब इस सेल को वापस से देखो, इस व्हाइट वाले सेल को बेटा फिर से सेल में डिवीजन में जाना है, फिर से प्रिपरेशन करने की जरूरत है। साइज को बढ़ा लो, अपने अंदर में एटीपी जमा कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन ऑलरेडी तुम्हारे क्रोमोसोम में तो 2-2 हाथ है ही है, 2-2 क्रोमैटिड है।
तो अब क्यों डीएनए को रेप्लिकेट करोगे? ऑलरेडी तुम्हारे पास 2 हाथ है, अब क्या 4 हाथ बना दे? इसलिए मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, तैयारी के नाम पे सेल के साइज को बड़ा कर देंगे, एटीपी जमा कर लेंगे, आरएनए बना लेंगे, लेकिन डीएनए को डबल मत कीजिएगा। इसी प्रिपरेशन को हम लोग कहते हैं इंटरकाइनेसिस। सर मियोसिस 2 में क्या होगा? चलिए ये भी सिखाता हूं। मियोसिस 2 में क्या होगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। मियोसिस 2 में तुम्हें बेटा यहां पर इक्वेटर पे खड़ा कर दिया जाएगा, यहां इस रूम में इक्वेटर पे तुम्हें खड़ा कर दिया जाएगा, और यहां तुम्हारा भाई को खड़ा कर दिया जाएगा, ठीक? लेकिन सर अब एक एंजाइम लाएंगे, और एंजाइम के हेल्प से बच्चा आपके सेंट्रोमियर को काट दिया जाएगा। ये बेटा सेंट्रोमियर, बीच से दोनों आर्म्स, क्रोमोसोम के 2 आर्म्स होते, क्रोमैटिड ना, वो बेटा जुटे होते एक पॉइंट से जिसका नाम है सेंट्रोमियर। आपने एंजाइम से काट दिया तो ये बेटा सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड बेटा अलग हो गए। मान लीजिए ये आपका था सेंट्रोमियर, येलो वाला, और मैंने क्या किया, एंजाइम लिया और काट दिया। तो मियोसिस 2 में क्या होता है सर, सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गए सिस्टर क्रोमैटिड, और क्या हो गया सर, सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो, सेंट्रोमियर से टूट गया। सर अब क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, फाइनल समझिए, चीजें को समझिए, रट्टा मत मारिए। ये सिस्टर क्रोमैटिड इस पोल पे आ गए, ये सिस्टर क्रोमैटिड इस पोल पे आ गया, ये सिस्टर क्रोमैटिड इस पोल पे चले गए, ये सिस्टर क्रोमैटिड इस पोल पे चले गए। अब हर सेल में बेटा 2 क्रोमोसोम हो गए। जो सिस्टर क्रोमैटिड है यही बेटा नया क्रोमोसोम है, ये न्यू क्रोमोसोम, इसे एनसीईआरटी कहेगा बच्चा डॉटर क्रोमोसोम है। ये एक नया क्रोमोसोम बन गया। आपके पास 2 हाथ थे, मैंने बीच से काट दिया, हर हाथ एक नया क्रोमोसोम बन गया, हर हाथ नया क्रोमोसोम बन गया। बोले सर अब क्या होगा? अब कुछ नहीं करना है बच्चा, अब यहां पास एक नया न्यूक्लियस बना दीजिए, नया न्यूक्लियस बन गया, न्यूक्लियस बन गया। सर अब फिर से दीवार को तोड़िए, अब फिर से बच्चा दीवार को तोड़ दीजिए, यहां पर साइटोकाइनेसिस करा दीजिए। 2 पार्ट्स में सेल टूट गया, ये बेटा 2 पार्ट्स में टूट गया। अब सोचिए, आपको अगर लॉजिकल देखा होगा चीजों को तो आपको यहां पर दिख रहा होगा बच्चा कि 4 सेल बन गए, एक से लिए 2, एक से लिए 3 और एक से लिए 4। इसी को एनसीईआरटी बेटा टेट्राड कहता है। इसी को बच्चा आप पढ़ते नहीं थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गए, 4 माइक्रोस्पोर एक दूसरे से जुटे हुए माइक्रोस्पोर टेट्राड, और मियोसिस कंप्लीट हो गया, मियोसिस कंप्लीट हो गया। तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं पास कोई कंफ्यूजन नहीं था, तुमने जबरदस्ती क्रिएट कर लिया। हर सेल के अंदर में काउंट कीजिए, इस सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम, सर इस सेल के अंदर 1 क्रोमोसोम, इस सेल के अंदर 1 क्रोमोसोम, इस सेल के अंदर 1 क्रोमोसोम, इस सेल के अंदर 1 क्रोमोसोम। जब आपने स्टार्टिंग में सेल लिया था, मैंने क्या बोला था बेटा, जब आपने स्टार्टिंग में सेल लिया था, मैंने ये फिगर बनाया था ना, स्टार्टिंग में ये सेल था और तुम थे बच्चा येलो वाले, और तुम्हारा भाई था बच्चा रेड वाला। अब मियोसिस 1 में जा रहे हो तो क्या करेंगे बताइए, मियोसिस 1 में बेटा एस फेज आएगा, एस फेज में आपके हाथों को डबल कर देंगे, यानी येलो वाला बच्चा 2 डंडी का बन जाएगा और रेड वाला बच्चा 2 डंडी का बन जाएगा, यानी 2 क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम बन गए। एस फेज हो गया। अब सर मियोसिस 1 के बाद क्या होगा, मियोसिस 1 में आपको क्या करेंगे, बीच से दीवार खड़ा कर दीजिए, एक सेल ये बन गया और एक सेल ये बन गए, 2 सेल आपके बन गए, 2 सेल बन गए, मियोसिस 1 कंप्लीट। क्या बच्चा आपके हाथ को तोड़ा गया? क्या बच्चा यहां के सेंट्रोमियर को मैंने तोड़ा? नहीं सर, सेंट्रोमियर अभी नहीं टूटा है सर, जो पेयर थे ना येलो वाले और रेड वाले, वो पेयर अलग हुआ सर। तो मियोसिस 1 में पेयर ऑफ क्रोमोसोम अलग हो जाते, पेयर ऑफ क्रोमोसोम अलग हो जाते, सेंट्रोमियर इंटैक्ट रहता है।
हाँ, अब मियोसिस 2 होगा तो क्या होंगे? तो मियोसिस 2 में मैंने क्या बोला था, मियोसिस 2 में ये 2 सेल तो बन चुके भाई। हमने क्या किया, मियोसिस 2 में ये क्रोमोसोम और ये रेड वाला क्रोमोसोम कई बार आपको बताया। यहां आपस क्या है भाई, दोनों आपस में जुटे, ये है सेंट्रोमियर। मियोसिस 2 में आपको क्या करना है, यहां से तोड़ देना है। सेंट्रोमियर तोड़िएगा, सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, अलग कर दीजिए। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में समझिए डिफरेंस को। मियोसिस 1 में पेयर का अलग होना था और मियोसिस 2 में क्रोमैटिड्स अलग हो गए। और थोड़े देर के बाद, अभी तो बताया था आपको, अभी तो कहानी आपको अच्छे से समझाई दी कि ये येलो वाला इधर आ गया, ये येलो वाला इधर आ गया, ये इधर आ गए, ये इधर आ गया, और यहां पास एक नए न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, हो गया फॉर्मेशन, हो गया फॉर्मेशन। और बीच से बच्चा, बीच से साइटोकाइनेसिस हुआ। अब देखिए 4 सेल नहीं बन गए, यही है बेटा टेट्राड, 1 2 3 और 4, 4 डॉटर सेल बन गए। यहां से कंपैरिजन करो, ये बेटा पेरेंट सेल था, कंपैरिजन कर दो। यहां क्रोमोसोम कितने थे, 2 थे, 2 थे, ठीक है ना। यहां पास कितने हैं, यहां पास कितने बेटा, यहां पास कितने हैं, यहां पर क्रोमोसोम हर सेल में देखिए 1 क्रोमोसोम है, तो यहां 2 थे और डॉटर में कितने हो गए बेटा, 1 हो गए। तो यही तो रिडक्शन है, यही तो बेटा रिडक्शन है। क्रोमोसोम का नंबर आधा, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया, रिडक्शनल डिवीजन। यहां 2 क्रोमोसोम थे, यहां 1 क्रोमोसोम हो गए। तो आपके अंदर अगर मान ले बेटा 46 क्रोमोसोम थे, तो डिवाइड जब करके 4 बनेंगे तो 23 हो जाएगा। यहां हमने एक पेयर की कहानी की, आपके अंदर तो बेटा ऐसे से 23 पेयर, यानी 46 क्रोमोसोम है। तो जब वो आधा होंगे तो 23 में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही तो मैंने बताया, यही तो मैंने बताया। सर डीएनए वाला समझ में नहीं आया। अरे भाई, इस क्रोमोसोम में मान लो बेटा ये व्हाइट वाला धागा है, यही डीएनए, एक डीएनए और ये एक डीएनए। कितने डीएनए हो गए, 2। तो इसे मैंने कहा था बेटा 2C, डीएनए के 2 धागे, तो मैंने मान लिया बेटा 2C। अब हर सेल में देखिए बच्चा एक क्रोमोसोम है, एक ही धागा है ना। तो पेरेंट में कितने धागा थे सर, एक व्हाइट वाला, एक व्हाइट वाला, डीएनए के 2 धागे थे। अब हर सेल में देखिए बच्चा एक ही क्रोमोसोम है ना, मोनाड वाला, उसमें एक ही डीएनए होगा ना। तो अगर बच्चा यहाँ 2C था, तो हर डॉटर के अंदर में 1C हो जाएगा, हर में 1C हो जाएगा। तो यही तो है मियोसिस। अब इसी में बच्चा कंफ्यूज होते रहता है, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, बखेड़ा खड़ा करते रहते हो। हाँ, तो चलो बताओ, किसे किसे बेटा समझ में आया, ईमानदारी से तो बताओ। मियोसिस 1 और मियोसिस में कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो मैंने कल भी यही चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थोड़ा सा बच्चा फोकस करो, थोड़ा सा, एकदम चीजें क्लियर होगी, एकदम दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी। एकदम आसान है ना। नहीं तो बेटा रूम में जाओ, अपने भाई को लेकर के जाओ और मियोसिस 1 में तुम और तुम्हारा भाई को अलग कर दो, हो गया मियोसिस 1। मियोसिस 2 में बेटा तुम्हारे हाथ को खींच करके काट देंगे। हाँ, तो तुम्हारा हाथ कब अलग हुआ, सिस्टर क्रोमैटिड कब अलग हुए, मियोसिस 2 में। मियोसिस 1 में तुम और तुम्हारा भाई, उनका सेपरेशन होता है, पेयर का सेपरेशन होता है, और मियोसिस 2 में क्रोमैटिड्स का सेपरेशन होता है। चलिए ठीक है। अब मैंने बोला था आपको, ध्यान से सुनिए, फटाफट अब आगे मूव करें, क्योंकि ये चीज हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि कैसे होता है। अब हमें मियोसिस 1 में चलना है बच्चा। मियोसिस 1 को हमने बोला था कि मियोसिस 1 भी 2 पार्ट्स में, जस्ट लाइक माइटोसिस की तरह, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, कैरियोकाइनेसिस, फिर बच्चा साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, साइटोकाइनेसिस। जस्ट लाइक माइटोसिस, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है।
लेकिन कैरियोकाइनेसिस में बच्चा आपने पढ़ा है इसके 4 स्टेजेस होते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। आप सभी ने पढ़ा है, सभी को पढ़ा है बच्चा। लेकिन ये मियोसिस 1 का है, इसलिए नाम देंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। ये मियोसिस 1 का है, इसलिए प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 नाम दिया। लेकिन फिर से आपको याद दिला दूं, फिर से याद दिला देता हूं कि जो प्रोफेज 1 है बच्चा, एनसीईआरटी का लाइन है, ये बहुत ही बेटा इलोंगेटेड फेज है, एक कॉम्प्लेक्स फेज है, एक बहुत लंबा फेज है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स फेज है बच्चे। कौन? प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 2 की बात नहीं कर रहे एनसीईआरटी। मियोसिस 1 का जो बेटा प्रोफेज 1 है वो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इस प्रोफेज 1 को हमने फर्दर 5 सब स्टेज में लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस में डिवाइड किया। अब जब क्वेश्चन बनाते हैं तो बार बार यही क्वेश्चन आता है कि ये लिप्टोटीन जाइगोटीन किसका पार्ट है, तो आप बोलिएगा नहीं है, हम लोग अभी मियोसिस 1 कर रहे भाई। और मियोसिस 1 में जस्ट लाइक माइटोसिस की तरह ही है, पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस। जैसे माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस में हुआ था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वैसे ही चलेगा। लेकिन यहां प्रोफेज 1 कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को पढ़ने के लिए साइंटिस्ट ने 5 अलग अलग सब स्टेज में डिवाइड कर दिया, जिसका नाम है लिप्टो, जाइगो, पैकी, डिप्लो एंड डायाकाइनेसिस। तो ये क्वेश्चन आएगा कि किसका प्रोफेज 1 कॉम्प्लेक्स है, मियोसिस 1 का या मियोसिस 2 का? बोले मियोसिस 2 में ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है ये चीज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोफेज 1 से, यानी पहले लिप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस पढ़ेंगे, फिर मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। तो न्यूक्लियस तब तक यहां 2 पार्ट्स में टूट चुका होगा। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म 2 बन गए। अब ये जाएगा मियोसिस 2 में, तो वो बाद की कहानी है। अभी हम लोग मेनली फोकस करें मियोसिस 1 पे, ठीक है? तो कोई गड़बड़ नहीं करना है। हम लोग बेटा फिर से मैं बोल दूं कि हम लोग अभी कहानी स्टार्ट करेंगे प्रोफेज 1 से ना। तो अब चलिए देखिए ध्यान से, एकदम थोड़ा फोकस कीजिए। और अगर आपके पास एनसीईआरटी है ना, लास्ट में एक कहानी बता दूंगा, कहानी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लास्ट में एक 2 मिनट का कहानी बताऊंगा, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। लेकिन पहले कॉम्प्लेक्सिटी को समझ लीजिए, पहले कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छे से समझिए ना, फिर कहानी में तो बता दूंगा। तो आपके एनसीईआरटी में बेटा पूरा एक पेज प्रोफेज 1 के ऊपर में लिखा गया है, और पेज नंबर 168 पे, अगर आपके पास 168 अवेलेबल होगा तो अभी हम लोग पूरा फोकस करेंगे 168 पे। हाँ, कि कहाँ क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, कहाँ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, सिनेप्सिस होता है, और कहाँ कियास्माटा बनता है, कहाँ टर्मिनलाइजेशन होता है। बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है, इसलिए आराम से पढ़ते। तो ध्यान से देखिए, चलिए देखिए ध्यान से। देखो, मान लेते हैं ये आपका G2 फेज है। कौन सा है बच्चा? G2। याद करो, G1 आपको बताया, S में गया, फिर सेल कहां गया बेटा? G2। तो आपके अंदर में मान लेते बेटा 4 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम है। जैसे मेरे अंदर तो 46 है, 23 मम्मी से, 23 पापा से। लेकिन 23 बनाना बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, कितना बनाते रहेंगे क्रोमोसोम, 46 बनाना बार बार डिफिकल्ट होता है। तो एनसीईआरटी ने समझाने के लिए बच्चा 4 ही क्रोमोसोम लिए ना, 4 क्रोमोसोम लिए। तो ये देखिए जो 4 क्रोमोसोम है बच्चा, वो अभी वो क्रोमोसोम ना, वो फाइबर के फॉर्म में, यानी पतले थ्रेड के फॉर्म में। जैसे कि आप कोई धागा ले लो, धागा को खोल करके बेटा उलझा के रख दो, तो जो भी
क्रोमोसोम है अभी धागा नुमा स्ट्रक्चर में, तो इसे हम लोग क्रोमोसोम अभी नहीं कहते, उसे बेटा क्रोमैटिन फाइबर कहते। तो मान लीजिए बच्चा, जो क्रोमोसोम है वही क्रोमैटिन फाइबर है, कंफ्यूज मत हो। तो सर कब क्रोमैटिन फाइबर बोलेंगे, कब क्रोमोसोम बोलेंगे? सिंपल है, जब डीएनए का धागा खुला हुआ रहेगा, जब डीएनए का धागा बेटा पूरी तरह से खुला हुआ है, उलझा हुआ है, देखिए खुला हुआ है, उलझा हुआ है, दिख रहा है क्या? तो ये बेटा क्रोमैटिन फाइबर कहलाएगा। और यही बेटा रॉड शेप का कंडेंस हो गया, मोटा हो गया, थिक हो गया और एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम क्लियर, 1 2 3 4 पढ़ ले रहे हो तो बोलेगा यार ये क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम और क्रोमैटिन फाइबर डीएनए की ही 2 फॉर्म है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यहां आपके मम्मी से आ गया बेटा 2 क्रोमोसोम, नहीं दिख रहा है फाइबर के फॉर्म में, और पापा के साइड से आया 2 क्रोमोसोम, ये भी बेटा फाइबर के फॉर्म में। क्या देख सकते हो कितने क्रोमोसोम है? सर कहां दिख रहा है? अरे यही तो मैं बोल रहा हूं, G2 में बेटा कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि जो आपके डीएनए है वो पूरी तरह से खुला हुआ है, खुले हुए ना, फाइबर नुमा है, क्रोमैटिन फाइबर इसे कहेंगे। हाँ, क्रोमोसोम हम 2n4 ही है, थोड़ी देर में दिखेगा तो आपको बता दूंगा। चलिए सर, G2 के बाद अब आएगा बच्चा प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 में अभी आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि पहले आएगा आपका लिप्टोटीन, फिर आएगा आपका बच्चा जाइगोटीन, फिर आएगा बच्चा पैकिटीन, फिर आएगा डिप्लोटीन एंड लास्ट आएगा बच्चा डायाकाइनेसिस। एनसीईआरटी ने फिगर नहीं बनाया, एनसीईआरटी ने फिगर नहीं बनाया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है बच्चा, लिप्टो, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस, थोड़ा कंपेयर करके पढ़ेंगे ना, आसान लगेगा। ये सभी बच्चा प्रोफेज ही है। प्रोफेज को हमने समझने के लिए, आसान करने के लिए 5 पार्ट्स में तोड़ा है, क्योंकि एनसीईआरटी का पहला लाइन है, 169 का पहला लाइन यही लिखा है बच्चा, प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अभी मियोसिस 1 चल रहा है, उसका प्रोफेज 1 टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, एनसीईआरटी का लाइन है वो लॉन्गर है, ज्यादा टाइम लगेगा, कॉम्प्लेक्स भी है व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। जब आप माइटोसिस को पढ़ते थे वहां सिंपल था, लेकिन मियोसिस का बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये एनसीईआरटी का लाइन है। इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड, प्रोफेज को हमने फिर से डिवाइड कर दिया इनटू फॉलोइंग 5 फेजेस बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। यहां पर क्रोमोसोम अपने बिहेवियर को चेंज करेगा, देखते क्या चेंजेस आने वाला है। लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। सिंपल। तो मैं एक चीज क्लियर करूं, जब मैंने आपको माइटोसिस पढ़ाया था तो अपने आपको 2 वर्ड मैंने यूज किए थे, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। तो बेटा जो आपका डायाकाइनेसिस है ना, उसे मान लीजिए ये लेट प्रोफेज है, ये बेटा लेट प्रोफेज है, और स्टार्टिंग में बेटा जो 4 आपको दिख रहे हैं वो अर्ली प्रोफेज है, ये बेटा अर्ली प्रोफेज है। देखो आसान करते हैं ना चीजों को तो ठीक रहता है। सर हम लोग तो भूल गए अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज, अर्ली और लेट प्रोफेज तो हम लोग भूल गए सर, कैसे? चलो रिकॉल करते। अर्ली प्रोफेज के अंदर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहता है, अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहता है, अर्ली प्रोफेज के अंदर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहता है। और लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा टूटने लगते हैं, डिसइंटीग्रेट होने लगता है, टूटने लगता है, डिसअपियर होने लगता है, खत्म हो जाएगा। लेट प्रोफेज में टूटना स्टार्ट और ये खत्म हो जाएगा। सर कहां पास ये बना हुआ है? आप माइटोसिस में देख सकते, माइटोसिस में एनसीईआरटी ने 2 फिगर बनाया है प्रोफेज के ऊपर में, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। थोड़ा कंपैरिजन भी कर लेते हैं, टाइम तो बहुत है। फिर जब आप 165 को देखोगे बच्चा तो आपको अर्ली प्रोफेज
और लेट प्रोफेज एकदम क्लियर दिखेगा। अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, अंदर में न्यूक्लियोलस रहेंगे, अंदर में न्यूक्लियोलस रहेगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेंगे, गोल्जी बॉडी रहेगा ना। अर्ली प्रोफेज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेंगे, गोल्जी बॉडी रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, न्यूक्लियोलस रहेगा। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, टूट रहा है, खत्म हो जाएगा, गोल्जी बॉडी डिसअपियर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर में जो ये स्ट्रक्चर बना है राउंड वाला, डिसअपियर ना। तो जब आप डायाकाइनेसिस पढ़ेंगे तो उसको बेटा मान लीजिएगा ये लेट प्रोफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म, न्यूक्लियोलस खत्म, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर। क्लियर है। और एक और चीज दिखेगा, न्यूक्लियस के बाहर में बच्चा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसे आप सेंट्रोजोम कहते हैं। कहीं कहीं पे सेंट्रियोल लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे एस्टर लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रोजोम बोलिए करेक्ट है, सेंट्रियोल बोलिए करेक्ट है, एस्टर बोलिए ASTER, वो बेटा केमिस्ट्री वाला ESTER मत कर दीजिए, एस्टर ASTER, ठीक है। क्या बोला था मैंने, दो एस्टर होते या दो सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम, जो बोलना है बच्चे बोलिए, वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अर्ली प्रोफेज में दो बन चुके हैं, वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। पोल क्या होता है बताया ना बेटा इस चैप्टर में, ये पोल हो गया, ये पोल हो गया, और बीच में इक्वेटर होता है, पढ़े हो ज्योग्राफी में भी पढ़े हो चीज। तो जो आपका सेंट्रोजोम है या एस्टर है वो स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, वो एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे और अलग अलग पोल पे जाने की कोशिश करेंगे। जाइगोटिन में भी सेम का, पैकेटिन में भी सेम का, डिप्लोटिन में भी सेम का, क्योंकि अर्ली प्रोफेज है। लेकिन जब लेट प्रोफेज आएगा तो ये आपका सेंट्रोजोम या एस्टर अपोजिट पोल पे पहुंच चुका होगा, अपोजिट पोल पे पहुंच चुका होगा। ये चीज बेटा गांठ बांध लो कि जो भी अर्ली प्रोफेज में होता है वो लिप्टो, जाइगो, पैकी और डिप्लोटिन में दिखेगा, और जो लेट प्रोफेज में, मैंने उल्टा बोला क्या, जो लेट प्रोफेज में होता है वो डायाकाइनेसिस में दिखेगा, और अर्ली प्रोफेज वाला लिप्टो, जाइगो, पैकी और डिप्लोटिन में दिखेगा। तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है जबरदस्ती, सर कंफ्यूज हो गए, एकदम क्लियरिटी। सर अब क्या होगा, चलो अब क्या होना है ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है ध्यान से सुन लीजिए। आपको बेटा टारगेट करना है पैकेटिन पे, देखो इस पे फोकस करो तो क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। इन पांचों में बेटा मीड वाला जो है ना पैकेटिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर बेटा होता है क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, बोलिए ये क्या है सर, क्रॉसिंग ओवर आज तक नाम नहीं सुने। अरे क्रॉसिंग ओवर सभी ने सुना है, टेंशन मत लो। ये तुम्हारे दो हाथ है और ये तुम्हारा भाई है बेटा, ये उसके भी दो हाथ है। हाँ तुम्हारा दो हाथ सिस्टर क्रोमैटिड, दो येलो वाले, अरे तुम्हारे दोनों हाथ, ये दिख रहा है मेरा वाला सिस्टर क्रोमैटिड, तुम अपना हाथ को देखो, तुम्हारा वो सिस्टर क्रोमैटिड है। हम लोग यहां पास क्या करने वाले बेटा, हाथों को काट देंगे और तुम्हारे हाथों में देखो क्या कर दिया मैंने, क्या किया बच्चा, मैंने दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड को, सिस्टर क्रोमैटिड को नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड को एक जगह से काटा और ट्रांसफर कर दिया, दूसरी जगह से काटा ट्रांसफर, ये एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज है, इसी को आप कहते हो क्रॉसिंग ओवर, इसी को बच्चा आप कहते हो क्रॉसिंग ओवर, इसी को कहते हो बेटा क्रॉसिंग ओवर। तो सर क्रॉसिंग ओवर में किसके बीच एक्सचेंज होगा, सिस्टर या नॉन सिस्टर,
तो बोले बड़ा आसान है, मेरा हाथ को काटना है, अपना हाथ काटिए, स्क्रीन से मुझे दे दिए, मैं अपना तुम्हारा वाला हाथ अपने में लगा लूंगा, स्क्रीन से डाल के तुम्हारे हाथ में लगा देता, मेरा आपस में नहीं करेगा। सर क्यों? क्वेश्चन आता है सर ये जो क्रॉसिंग ओवर है सर वो सिस्टर क्रोमैटिड आपस में क्यों नहीं कर सकता? सर इससे क्या है, हम नॉन सिस्टर के बीच में क्यों कराते हैं, इनके बीच क्यों कराते हैं सर? सिंपल लॉजिकल में बता, सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्यों नहीं होता? सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में इसलिए नहीं होता कि दोनों पे बच्चा इस वाले क्रोमैटिड पे जो जीन है, ये क्रोमैटिड में क्या है, डीएनए है, डीएनए के पार्ट को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो जो जीन बच्चा इस पोर्शन पे है वही जीन इस पोर्शन पे, वैसे ही हूबहू बच्चा जीन इस पोर्शन पे, तो एक्सचेंज करा के क्या मिलेगा, ऐसे समझो। ये मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, तुम लोगों के पास तो है भी नहीं, ये मेरे पास एनसीईआरटी बुक है और ये चैप्टर नंबर हम लोग 10 पे है। मैंने क्या किया, एक और एनसीईआरटी बुक लाई, तुम्हारा एनसीईआरटी बुक, मैंने अपने एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 10 को वहां से बच्चा फाड़ दिया, उस पूरे चैप्टर नंबर 10 को बेटा काट करके बाहर निकाल लिया। तुमने भी अपना एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 10 को काटा और बाहर निकाला। तुम्हारे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 मैं अपने वाले में डाल लूंगा, अपना वाला बच्चा तुम्हारे अंदर में एनसीईआरटी में डाल दी। कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या कोई फर्क पड़ेगा? बोले नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका भी एनसीईआरटी था, मेरा भी एनसीईआरटी है, आपका भी चैप्टर 10 था, मेरा भी चैप्टर 10 है, तो सर फायदा क्या हुआ? यही तो मैं बोल रहा हूं भाई, यही तो मैं बोल रहा हूं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने एनसीईआरटी के बीच में किया ना, वो बेटा क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड है, एक ही बुक तो है। अब देखो, तुमने बेटा एनसीईआरटी बुक लिया चैप्टर नंबर 10, ठीक, अब तुम कोई दूसरा बुक ढूंढो, बहुत सारे मार्केट में बुक है बच्चा, एलिमेंट्री बायोलॉजी मिल जाएगा, दिनेश का मिल जाएगा, प्रदीप का मिल जाएगा, बहुत सारे बुक मिलेंगे। बोले ठीक, तुमने चैप्टर नंबर 8 लिया, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, अब तुमने एलिमेंट्री बायो का या चलो बेटा प्रदीप का, वहां का आपने चैप्टर नंबर 10 जिसमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन था, उसे काट करके अपने बुक में डाल दिया और तुमने अपना एनसीईआरटी वाला उसमें डाल दिया, तो क्या बच्चा अब वेरिएशन नहीं आएगा? क्या बच्चा अब वेरिएशन नहीं आएगा? कोई बच्चा पढ़ेगा रे, इधर तो एलिमेंट ये चल रहा था, प्रदीप वाला था और अचानक से एनसीईआरटी वाला गया, यही तो वेरिएशन है। इसलिए मियोसिस बच्चा जरूरी है इवोल्यूशन के लिए, क्योंकि मियोसिस के दौरान में ही क्रॉसिंग ओवर होगा, एक्सचेंज होगा डीएनए का, जिससे कि वेरिएशन आएगा। तो कभी क्वेश्चन आए सिस्टर क्रोमैटिड में क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारा हाथ यहां से काटूंगा तुम्हारे वाले में जोड़ दूं तो क्या चेंज हो जाएगा भाई? एक अंग्रेज का हाथ लूं, उसके 2 वाइट हाथ हैं, आपस में एक्सचेंज करा दिया काट वाट करके, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कोई अफ्रीकन आदमी लंबा चौड़ा, हाँ ब्लैक स्किन है, तो मैंने उसका काट करके यहां डाला और यहां वाला वहां डाला, तो बेटा वेरिएशन दिखेगा ना। इसलिए वेरिएशन आना जरूरी है, इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन जरूरी, और वेरिएशन देता है मियोसिस, वेरिएशन देता है बेटा क्रॉसिंग ओवर। 99% क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वेश्चन यही होता है कि क्रॉसिंग ओवर कहां दिखता है। अब बनाओगे 99% जो क्वेश्चंस आते हैं इस फेज से बेटा, लिप्टो, जाइगो, पैकी, डिप्लो और डायाकिनेसिस, तुम देख लेना 99% क्वेश्चन आता है कि क्रॉसिंग ओवर कहां होगा। तो बिंदास करके आइए पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? तो बोले देखो ऐसा करते हो कि हम लाते हैं कुल्हाड़ी और अपना हाथ को काट लेंगे और तुम भी अपना हाथ को काट लो और अपने हाथ को उसमें डाल दो, उसका हाथ यहां डाल दो, हो गया क्रॉसिंग ओवर, हो गया बेटा क्रॉसिंग ओवर, वेरिएशन आ जाएगा। और वेरिएशन बेटा पसंद है इवोल्यूशन को, क्योंकि नई चीजें आना, इसलिए माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, वहां कोई वेरिएशन नहीं होता है।
लेकिन मियोसिस में वेरिएशन आता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, तो किसे किसे समझ में आया भाई क्रॉसिंग ओवर? चलो फटाफट बताओ भाई, किसी को समझ में आया या ऊपर से गया? चलो ठीक है, तो यानी कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगा, पहले तो ये चीज आप रट्टा मार लीजिए भाई, कहाँ हो रहा है क्रॉसिंग ओवर? तो आंसर याद रखना है पैकेटीन में। बेटा गांठ बांध लो, क्रॉसिंग ओवर होगा पैकेटीन में। तो देखें सर, तो सर लिप्टोजाइगो क्या करेगा? अरे भाई क्रॉसिंग ओवर का ये लोग करेंगे, सीओ मतलब क्रॉसिंग ओवर, कुछ और मीनिंग मत निकाल लेना, हाँ कंप्यूटर ऑफिसर या ऐसा कुछ मत, सीओ मतलब क्रॉसिंग ओवर। ये बच्चा लिप्टो और जाइगो इस क्रॉसिंग ओवर का प्रिपरेशन करेगा। क्रॉसिंग ओवर बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है बच्चा, इसलिए लिप्टो और जाइगोस की तैयारी करेंगे, तैयारी करेंगे। अब एग्जाम दे रहे हो, तैयारी करो। और जब क्रॉसिंग ओवर हो गया, एक्सचेंज हो गया, तो उसके बाद में भी बच्चा कुछ चेंजेस आएंगे, क्रोमोसोम में चेंजेस आएगा। अरे मैं अपना हाथ तुम्हें काट के दे दूंगा, जब तो हमारा हाथ तुम्हारा हाथ जुड़ेगा नहीं तो कैसे होगा भाई? ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पर कुल्हाड़ी से लिया काटा फिर गया वहां और वहां काटा। अरे भाई दोनों पहले पास आएंगे, लिप्टो और जाइगो में तैयारी चलेगी। हाँ आपका क्रोमोसोम, आपका पड़ोसी का क्रोमोसोम पास में आ गया, हाँ पास में आ गए। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में बेटा क्रॉसिंग ओवर हो, और क्रॉसिंग ओवर जब हो जाएगा उसके बाद का इवेंट देखा जाएगा डिप्लोटीन में और डायाकिनेसिस में। यहीं पर कुछ वर्ड पढ़ोगे बेटा, क्याजमाटा टर्मिनलाइजेशन, ऐसे कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे। तो मेन है क्रॉसिंग ओवर बीचों बीच, बाद में क्रॉसिंग ओवर के बाद का प्रोसेस डिप्लो और डायाकिनेसिस संभालेगा, क्रॉसिंग ओवर से पहले का पार्ट लिप्टो और जाइगो संभाल लेगा। खत्म। इस साल के क्वेश्चन पेपर में यही था। सर क्या होगा लिप्टोटीन में, आप फिर से बता दीजिए। चलो तो लिप्टोटीन में क्या होगा ध्यान से देखो, आऊंगा इस फिगर पे वापस से आ रहा हूं, जगह नहीं है। तो मैंने बोला था बच्चा ये आपका G2 था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, आपको पापा ने 2 क्रोमोसोम दिए हैं, अभी फाइबर के फॉर्म में दिख रहा है, मम्मी से भी 2 क्रोमोसोम आया, फाइबर के फॉर्म में दिख रहा है, लंबे धागे की तरह। एनसीईआरटी का पहला लाइन है बच्चा, एनसीईआरटी का पहला लाइन है लिप्टोटीन में द क्रोमैटिन फाइबर स्टार्ट टू कंडेंस। एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा, पढ़ रहा हूं, जो आपका क्रोमैटिन फाइबर है स्टार्ट टू कंडेंस ना एंड विजुअलाइज इन द माइक्रोस्कोप। देखिए लिखा है, लिखा है ड्यूरिंग लिप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल। अभी तो फाइबर के फॉर्म में थे, अब धीरे धीरे बेटा वो क्रोमैटिन फाइबर मोटे होते चले गए, थिक होते चले गए, कंडेंस होते चले गए। तो वो धीरे धीरे, देखो लिखा है क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट द लिप्टोटीन। यानी लिप्टोटीन में कुछ करना नहीं है, ज्यादा दिमाग उमाग लगाना नहीं है। जो आपके मम्मी से क्रोमोसोम आया था वो बेटा अब थोड़ा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देख ये अब दिख रहा है, दिख रहा है। सर मम्मी से 2 आया था, अरे बेटा 2 बना दे, 2 बना दो। और पापा वाला क्रोमोसोम, अरे पापा वाला ही बना रहा हूं भाई, रो मत। पापा से 2 क्रोमोसोम आए थे सर, मम्मी से 2 आए थे, हाँ हो गया, आया समझ में, अब दिख रहा है। पहले क्या दिख रहा था? सर वो तो धागा कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था सर, G2 में कुछ पता थोड़ी चल रहा था। हाँ लिप्टोटीन में तो अब दिख रहा है, यही बोलता है एनसीईआरटी, दे स्टार्ट टू विजुअलाइज। थोड़ा सा देखो, यहां पर देखिए बच्चा, यहां पर ये थोड़े से कम चौड़े दिख रहे हैं, और यहां पर बेटा फैला हुआ दिख रहा है ना, ऊपर की तरफ बेटा फैला हुआ दिख रहा है, जो चारों क्रोमोसोम है स्प्रेड है, और नीचे में सभी के सभी चारों क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से यहां अटैच है। स्ट्रक्चर को कहते हैं बेटा बुकी स्टेज, लिखा जाता है बुकी को ऐसे, पढ़ा जाता है बेटा बुकी स्टेज। अरे बुकी नहीं देते हो, अभी 1 जनवरी आने वाला है, बुकी बेटा बांट रहे हो। फूल वाला जो होता है क्या होता है, ऊपर में फैला हुआ है और नीचे में
क्या हो गया, ऊपर में फैला हुआ है, नीचे में बेटा नैरो हो चुका है। यही है तो बुकी, लिखा ऐसा जाता है। अब कभी क्वेश्चन आ गया कि बुकी स्टेज, तो आंसर करके आना बेटा लिप्टोटीन। सर बुकी स्टेज कहां पर दिखेगा, जहां पास आपका सेंट्रोजोम होगा वहीं पर जाकर के ये जाके जुट जाएंगे। हो गया, लिप्टोटीन इज कंप्लीट। तो जो क्रोमैटिन फाइबर है कंडेंस हुआ और दिखने लगा। सारे जो क्रोमोसोम है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे आके जुड़ गए, मम्मी का दो पापा का दो, एक साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ गया, तो नीचे में नैरो पतले हो गए और ऊपर में बेटा फैल गया। इसी को कहते हैं बुकी स्टेज, कंप्लीट। अब चलो टाइम लॉस ना करे, अब हम लोग चलते हैं जाइगोटिन में। ए बाबा, अब हम लोग चलते हैं जाइगोटिन में। सर क्या हुआ जाइगोटिन में, अरे सुनो पहले। जाइगोटिन में क्या होगा, जो आपके मम्मी के साइड से क्रोमोसोम आया था ये पीला वाला, और जो आपके पापा के साइड से क्रोमोसोम आया था ये रेड वाला, वो बेटा एक साथ आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर से देखो, आपके मम्मी के साइड से जो क्रोमोसोम आया और जो पापा के साइड से जो क्रोमोसोम थे वो बेटा एक साथ आ गए, वो पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट टू पेयरिंग। मम्मी का क्रोमोसोम और पापा का जो क्रोमोसोम है, मम्मी के साइड से जो पहला आया, पापा के साइड जो पहला आया, वो एक पेयर बना दिया। फिर बेटा दूसरा पेयर, हमारे अंदर 23 पेयर बनेंगे। हमने यहाँ 4 क्रोमोसोम बनाया तो कितने पेयर बने सर, 2। सर आपस में पेयरिंग कैसे कर देगा सर, तो फेविकॉल लगा देते। सर कैसे होगा सर पेयरिंग, तो मैंने बोला बेटा फेविकॉल लगा दीजिए। फेविकॉल का नाम है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब कंफ्यूजन खत्म, दोनों को जोड़ के कैसे रखिएगा। बात तो सही है सर, भाग नहीं जाएगा, एकदम भाग जाएगा। तो हमने यहां पर फेविकॉल लगा दिया, इसी का नाम है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और इस प्रोसेस का नाम है सिनेप्सिस। तो बेटा जाइगोटिन में एक ही लाइन याद रखिए, यहां पास हो गया सिनेप्सिस। सिनेप्सिस, सिनेप्सिस का मतलब पेयरिंग। पापा का क्रोमोसोम मम्मी का क्रोमोसोम एक साथ आए, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से वो जुड़ गए, इट इज अ सिनेप्सिस। खत्म, खत्म। तो जो बेटा पेयर है ना, एक मम्मी का एक पापा का, इसी को आप होमोलोगस पेयर कहते हो। इसी को हम कहते हैं बच्चा बाईवैलेंट। इसी पेयर का नाम हम लोग एक और नाम देंगे बाईवैलेंट, क्योंकि एक पेयर में 2 क्रोमोसोम है, तो ये बेटा एक बाईवैलेंट। एक मिनट भाई साहब, एक बाईवैलेंट यहां, एक बाईवैलेंट यहां। सर हम लोगों के अंदर कितना बाईवैलेंट होगा, इंसानों के अंदर, तुम्हारे अंदर कितना बाईवैलेंट होगा। सर मेरे अंदर में तो 46 क्रोमोसोम है, तो 46 कितना पेयर बनाएगा। सर 46 जो जानते हैं, 23 मम्मी से आया, 23 पापा से आया। पहला मम्मी का पहला पापा का एक पेयर, फिर दूसरा पेयर, फिर तीसरा पेयर, ऐसे से 23 पेयर बन जाए। तो कितना बाईवैलेंट बनेगा तुम्हारे अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को आप डिवाइड कर दो 2 से डिवाइड कर दीजिए, बाईवैलेंट निकल जाएगा। ठीक, बोले हाँ सर हो गया, अब समझ में आ गया। अब देखना सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट की तरफ जा रहे हैं, जिसका नाम है पैकेटीन। क्या नाम है, पैकेटीन। पैकेटीन में क्या बोला, बोलो फटाफट। सबसे इंपॉर्टेंट पैकेटीन, पैकेटीन। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सभी को है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, जो पेयर है उसी को बाईवैलेंट कहते हैं। जो पेयर है, वन पेयर इज वन बाईवैलेंट। जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, एक मम्मी का एक पापा का पेयर बना दिया, बाईवैलेंट कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पैकेटीन में क्या हुआ बताओ फटाफट। पैकेटीन में क्या होगा बोलो, कुछ बताया था थोड़ी देर पहले, बताइए भाई साहब। पैकेटीन में क्या होगा, कुछ इवेंट वेंट बताया था या तुम्हें सो रहे हो भाई। ठीक है, किसी को याद वाद है, बोले याद है सर, हम लोग तो सो रहे आराम से मोबाइल चला रहे। अरे भाई साहब इतना कॉम्प्लेक्स पार्ट पढ़ा रहा हूं, इस साल क्वेश्चन आया नीट में, तो थोड़ा रिचार्ज रहो। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, देखो
पैकेटिन में क्या होगा? पैकेटिन में जो बच्चा आपका जो क्रोमैटिन फाइबर है पूरी तरह से अभी कंडेंस नहीं हुआ था, पूरी तरह से कंडेंस नहीं हुआ था, वो एक्चुअली में अब और कंडेंस होगा। तो जो आपके मम्मी से क्रोमोसोम आया था वो बेटा क्लियर आपको 2 क्रोमैटिड वाले दिखेंगे। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं, लेकिन जाइगोटिन में पूरी तरह से अभी कंडेंस नहीं हुआ था, तो दिख नहीं पाते थे। जैसे मैं खड़ा हूं और साइड से कोई देख रहा है, मैं ऐसे खड़ा हूं बेटा, साइड से दिख रहा है, तो मेरा एक ही हाथ दिखेगा ना, एक ही हाथ दिखेगा, और मैं आराम से ऐसे करके दिखाऊं पूरा बेटा, तो 2 हाथ दिखेंगे। कोई आदमी बेटा बहुत दूर में खड़ा है और साइड से अब तुम देख रहे हो, कितने हाथ दिखेंगे? सर एक, अरे 2 हाथ हैं, लेकिन अभी बेटा वो क्लियर नहीं दिख रहा है। यही तो हुआ था जाइगोटिन में भी, क्रोमोसोम में 2 ही हाथ थे, 2 क्रोमैटिड थे, लेकिन अभी कंडेंस नहीं हुआ था, पूरी तरह से मोटा नहीं हुआ था, तो पूरी तरह से दिख नहीं पा रहा था, एक ही क्रोमैटिड दिखता था माइक्रोस्कोप में। जब पैकेटिन आया और कंडेंस हुआ, तो अब आपको एकदम क्लियर कट हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स दिखने लगेंगे। अब देखिए, ये पापा का क्रोमोसोम बना देता हूं भाई, पापा का क्रोमोसोम बना देता हूं, ठीक है। आपस में कैसे जुटे? सर ये येलो हरा वाला था ना सर, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सर ये जुटे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से। अब बताइए, जो मैं बोलूंगा बहुत ध्यान से, अरे यही तो है बच्चा, यही तो तुम्हारा बाइवेलेंट है। अरे पेयर को ही बाइवेलेंट कहते हैं, जो आपका क्रोमोसोम का पेयर है, मम्मी और पापा वाला, वही बाइवेलेंट है। अब इस बाइवेलेंट में कितने क्रोमैटिड दिखते हैं, कोई काउंट कर सकता है क्या? इस बाइवेलेंट में कितने क्रोमैटिड है? तो सर पापा में 2 और मम्मी में 2, तो बाइवेलेंट को मैं टेट्राड नाम नहीं दे सकता क्या? तो अब एक नया वर्ड देना पड़ेगा बच्चा, टेट्राड। जो तुम बाइवेलेंट बोल रहे थे, बाइवेलेंट यानी पेयर, इस पेयर के अंदर में 4 क्रोमैटिड्स है, तो मैंने वर्ड यूज किया टेट्राड। अब क्लियर हुआ? अब एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी बेटा पढ़ो, एनसीईआरटी में ये वर्ड दिया है कि वो क्लियर दिखेगा, कंडेंसेशन होकर एकदम क्लियर दिखेगा। और जो एक पेयर था, एक मम्मी का एक पापा का, मम्मी वाला क्रोमोसोम के 2 हाथ थे, पापा वाले क्रोमोसोम के 2 हाथ थे, तो जो पेयर है उसमें क्रोमैटिड कितने हैं? तो बोलेंगे सर 4 है, तो उसका नाम हम टेट्राड दे देंगे। और एक पेयर के अंदर में कितने क्रोमोसोम है? सर 2 हैं, तो बाइवेलेंट कहेंगे। अगर आप क्रोमैटिड के टर्म में पढ़ रहे हो तो टेट्राड वर्ड यूज कीजिए। अगर आप क्रोमोसोम के टर्म में पढ़ रहे, मम्मी और पापा का एक एक क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम है? सर 2 है, क्रोमोसोम के टर्म में पढ़िए तो बाइवेलेंट, क्रोमैटिड के टर्म में पढ़िए सर टेट्राड। तो अब कभी भी क्वेश्चन आ जाए, मैंने पिछले क्लास में भी यही चीज समझाया था, कि कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए कि आपके अंदर में टोटल होमोलोगस पेयर कितने हैं, तो बोले सर देखो यहां 4 क्रोमोसोम थे ना मेरे अंदर में, तो पेयर कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। इसी तरह से सर अगर 46 है आपके अंदर में, तो पेयर कितने बनेंगे? 23 पेयर बनेंगे। हर पेयर का नाम बाइवेलेंट होता है, तो 23 बाइवेलेंट बन जाएगा। हर पेयर में 4 क्रोमैटिड्स है, तो टेट्राड भी कितने बनेंगे? 23 बनेंगे। तो नंबर ऑफ टेट्राड का फार्मूला, नंबर ऑफ बाइवेलेंट का फार्मूला, नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर का फार्मूला बेटा सेम है, टोटल क्रोमोसोम बाई 2, टोटल क्रोमोसोम बाई 2 हो गया। आपके अंदर कितने क्रोमोसोम? 46, डिवाइड करो 2 से, सर 23 पेयर हो गया। 23 एक पेयर, एक बाइवेलेंट। एक पेयर में कितने क्रोमैटिड? अगर क्रोमैटिड पढ़ते हो सर एक पेयर में 4 क्रोमैटिड, तो टेट्राड नाम दे दीजिए, तो हो गया। लेकिन हम लोग मेन चीज पे फोकस नहीं कर रहे, हमें तो बेटा फोकस करना था पैकेटिन में होता क्या है। चलिए ध्यान से देखिएगा, होता क्या है, ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी की लाइन को समझिए। ये बेटा आपके मम्मी के साइड से क्रोमोसोम आया,
ठीक। ये बेटा डीएनए, ये बेटा डीएनए, डीएनए, और ये बेटा पापा के साइड से, रेड वाला, ये बेटा पापा के साइड से। ठीक, एक एकदम क्लियर दिख रहा है। दूसरा वाला क्या करेगा, वो बेटा जाके इससे उलझ जाएगा। आपके मम्मी का डीएनए, पापा का डीएनए बेटा जाके एक दूसरे से उलझ रहे। ध्यान से सुनना, फिर से मैं बोलूं, क्योंकि मैंने और अंदर जाके देखा ना, तो क्लियरिटी आएगा। जो मम्मी का डीएनए है और जो पापा का डीएनए है, वो बेटा एक दूसरे को टच कर रहा है। सर क्यों टच कर रहा है? क्योंकि यहां पर आपने एक कॉम्प्लेक्स भी तो बना के रखा है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यहां पर आपने कॉम्प्लेक्स भी तो बना दिया था, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के हेल्प से मम्मी के साइड वाला डीएनए, पापा के साइड वाला डीएनए यानी क्रोमैटिड, वो एक दूसरे को टच कर रहे, वो बेटा टच कर रहे। सर कितनी जगह पे टच करेगा? तो जहां भी बेटा टच करेगा, ध्यान से सुनना, जहां भी बच्चा टच करेगा वहां पर एक डेंस स्ट्रक्चर बनेगा। जहां भी टच करेगा, मान लो यहां टच किया तो एक डेंस स्ट्रक्चर बनेगा, जहां टच कर रहा है डेंस स्ट्रक्चर बन रहा है। सर इस डेंस स्ट्रक्चर का नाम एनसीईआरटी में देखिए, इस डेंस स्ट्रक्चर का नाम दिया है बच्चा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। सर क्या है ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल? तुम्हारे मम्मी का क्रोमोसोम पापा के क्रोमोसोम से पास में आ गया। क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं? सर डीएनए होता है ना, तो वो डीएनए बच्चा धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो मम्मी का क्रोमोसोम जो है पापा के क्रोमोसोम के पास में आ गया। तो मैंने उसके अंदर में जाके देखने की कोशिश की, रियल में चल क्या रहा है भाई, टच में क्या हो रहा है। तो हमने बच्चा देखा कि इनका डीएनए और उनका डीएनए बेटा पास पास में आ गए, और कुछ पॉइंट पे, हर पॉइंट पे नहीं, कुछ कुछ पॉइंट पे बेटा उनका डीएनए इनका डीएनए टच टच, तो वहां पर कुछ डेंस स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। सर डेंस क्यों बन रहा है और यहां होने वाला क्या है? सबको मालूम है, क्योंकि यहां पास बच्चा एक एंजाइम आने वाला है, एकदम क्लियरिटी है। जहां पर नोड्यूल बना है, डेंस स्ट्रक्चर बना है, जहां पर डीएनए दोनों टच किए हैं, वहां पर एक्चुअली में एक एंजाइम आएगा बच्चा जिसका नाम है रिकॉम्बिनेस। एक एंजाइम आएगा रिकॉम्बिनेस, जो क्या करेगा, आपके मम्मी वाले डीएनए को काटेगा, कट मारेगा, पापा वाला डीएनए उनका भी कट मारेगा, दोनों को एक्सचेंज करेगा, दोनों को एक्सचेंज भी करेगा, और फिर बेटा वापस से जोड़ भी देगा, वापस से जोड़ भी देगा। तो इसके तीन काम हो गए। जहां पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना, जहां पर टच हुए थे, वहां पर क्या किया, पापा वाला डीएनए या क्रोमैटिड्स बोलिए कट, मम्मी वाला डीएनए या क्रोमैटिड्स बोलिए कट, दोनों को एक्सचेंज किया और वापस से बेटा जोड़ भी दिया। हो गया बच्चा, यही है रिकॉम्बिनेशन, यही है रिकॉम्बिनेशन जिसको आप क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हो, यही रिकॉम्बिनेशन है। याद करो बच्चा, आपने क्लास 12th में क्रॉसिंग ओवर, आपने लिंकेज ये नाम सुना था, तो वहां पर वर्ड यूज नहीं किया जाता था, रिकॉम्बिनेंट बन गए, पेरेंटल बन गए, रिकॉम्बिनेंट बन गए। तो रिकॉम्बिनेंट का मतलब यही हुआ कि यहां पर रिकॉम्बिनेशन हो गया, जहां पर चेंज हो गए उसे रिकॉम्बिनेंट अब कहेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर का ही नाम है रिकॉम्बिनेशन ना, रिकॉम्बिनेंट बन गए। आ गया समझ में? तो मेरे में से फिर से देख लो, पैकेटीन एनसीईआरटी खोलो। पैकेटीन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या क्या मैंने बोला, मम्मी का क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड, पापा का क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड, ये पास में आ गए, मम्मी का क्रोमैटिड पापा का क्रोमैटिड पास में आ गए। सर क्यों? क्योंकि बीच में सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है, दोनों को जोड़ा। तो कुछ कुछ पॉइंट पे बेटा, हर पॉइंट पे नहीं, कुछ कुछ पॉइंट पे उनका डीएनए इनका डीएनए उलझ चुका है, उनका डीएनए इनका डीएनए उलझ गया है। तो जहां पर उलझ गया है वहां पर डेंस स्ट्रक्चर बनेगा,
हो सकता है 10 बने, 20 बने, 50 बने, मुझे नहीं मालूम ना। तो उस जगह को कहेंगे बेटा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, और जहां रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा वहीं पास एक एंजाइम काम करेगा, रिकॉम्बिनेस, जो नाम से ही क्लियर है बेटा, रिकॉम्बिनेशन कराने की बात कर रहा है। यानी कि पापा वाले डीएनए को कट, मम्मी का डीएनए कट, एक्सचेंज भी करेगा और फिर बच्चा ज्वाइन भी करेगा और ये रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, जिसे आप क्रॉसिंग ओवर कहते हो। तो ये हो गया बच्चा आपका सबसे डिफिकल्ट पार्ट, पैकेटिंग। मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट था यही बच्चा, पैकेटिंग। क्वेश्चन आएगा सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में, तो आपका आंसर बड़ा सिंपल होगा। डीएनए किसका इन्वॉल्व हुआ, सिस्टर क्रोमैटिड वाला, नॉन सिस्टर वाला? तो बोले बहुत आसान है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया भी था। अपनी एनसीईआरटी प्रदीप वाली बुक के साथ एक्सचेंज करोगे तभी तो वेरिएशन आएगा। तो अब देखिए थोड़ी देर के बाद में आपका जो डीएनए है, ये येलो वाला, ये मम्मी वाला जो डीएनए है यानी क्रोमोसोम, देख लीजिए क्या हुआ है उसके अंदर में। देखो बच्चा रेड वाला पापा के साइड वाला क्रोमैटिड यानी डीएनए आ चुका है, और आपके पापा के साइड वाला में क्या हुआ है, ठीक है, ये हो चुका है। आया कुछ समझ में? यही है बेटा क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम सिंपल सा पॉइंट है, उसे जबरदस्ती बच्चा लोग उसे डिफिकल्ट बना देता है, जबरदस्ती डिफिकल्ट बना दिया जाता है। लिप्टोटीन दिखना स्टार्ट, जाइगोटीन पेयरिंग, पैकेटीन क्रॉसिंग ओवर। सर अब क्या होगा, सर अब क्या होगा पैकेटीन के बाद? तो पैकेटीन, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन हो गया, अब आएगा डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस, यही तो है ना। तो हम लोग अब डिप्लोटीन पे फोकस करें, डिप्लोटीन पे फोकस करें, फिर होगा डायाकाइनेसिस। बहुत ही आसान है, इस चीजों को अच्छे से समझना। डिप्लोटीन में क्या होगा, फिर बेटा डायाकाइनेसिस में क्या होगा। क्रॉसिंग ओवर हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गए, क्रॉसिंग ओवर हो गया, एंजाइम ने काट वाट करके सब कुछ कर दिया। तो अब बच्चा जो मम्मी का क्रोमोसोम था और पापा का क्रोमोसोम था आपस में फेविकॉल से जुड़े थे, फेविकॉल से जुड़े थे, जिसका नाम था क्या, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ना। उसने आपस में जोड़ा, किस लिए सर, क्रॉसिंग ओवर कराने के लिए, क्रॉसिंग ओवर भी हो गया। तो अब बेटा हट जाओ ना, तो डिप्लोटीन में सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बेटा टूटना स्टार्ट हो जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स था, फेविकॉल था, वो हटना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या बच्चा आपके मम्मी का क्रोमोसोम, आपके पापा का क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग नहीं होने लगेंगे? अभी पास में थे क्योंकि फेविकॉल से जुड़ा था, अब फेविकॉल को ये हटा दिया तो दोनों बच्चा एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां पर पूरी तरह से सेपरेशन नहीं हो पाएगा। तो देखिए ध्यान से, ये आपके मम्मी का क्रोमोसोम, इस फिगर को बहुत अच्छे से सीखना, इस फिगर को बच्चा बहुत अच्छे से सीखना, गड़बड़ नहीं करना ना। ध्यान से, ये बेटा आपके मम्मी का क्रोमोसोम है जिसके अंदर में रेड वाला पार्ट कट होके आ गया। अब देखो आपके पापा का क्रोमोसोम, आपके पापा के साइड का क्रोमोसोम, एक मिनट, ठीक है, ऐसे ही हुआ है ना, ऐसे ही तो कहानी है। आपके मम्मी का क्रोमोसोम येलो वाला था, पापा का क्रोमोसोम रेड वाला था, क्या हुआ, दोनों ने क्रॉसिंग ओवर किया, अब दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे क्योंकि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स टूट रहा है। लेकिन अभी भी जहां पास बच्चा क्रॉसिंग ओवर हुआ था थोड़ा सा अभी भी अटैच रहेगा। तो ये फिगर को और मैं क्लियर बना रहा हूं कि तुम्हें और क्लियरिटी बने, और क्लियरिटी तुम्हारे दिमाग में बन जाए।
ए भाई साहब जगह दो, हाँ, और क्लैरिटी बन जाए, तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लैरिटी आ जाए इसको लेकर के, इस फिगर को लेकर के। एनसीईआरटी कहता है बच्चा, पढ़िए एनसीईआरटी को, तो एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया है कि जब ऐसा होगा तो एक शेप्ड का स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम चियाज़्माटा कहेंगे। हम एक शेप्ड का स्ट्रक्चर ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक बन नहीं पा रहा है। ठीक है, तो हमने एक शेप्ड के स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की। इधर येलो वाला आ गया, ए भाई येलो वाला आ गया, तो देखिए ध्यान से, तो सभी तरफ से क्या हो चुके हैं, सभी तरफ से बेटा सिनेप्टो कॉम्प्लेक्स टूट चुका है, और दोनों बच्चा, मम्मी का क्रोमोसोम पापा का क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होने की कोशिश कर रहे, और हो भी रहे। देखो आपके मम्मी का क्रोमोसोम, आपके पापा का क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, पापा वाला रेड वाला मम्मी में आ चुका है, मम्मी का येलो वाला पापा में जा चुका है, तो पूरी तरह से अलग हो गए, लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट्स पे वो एक दूसरे से जुटे हैं जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ था। तो क्या आपको ये एक शेप्ड का स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है, मुझे तो बेटा एक शेप्ड का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसी को एनसीईआरटी कहता है क्यास्माटा, इसी को एनसीईआरटी कहता है बेटा क्यास्माटा। तो क्यास्माटा वो जगह है जो बताता है कि यहां पास कुछ देर पहले क्रॉसिंग ओवर हुआ था, क्रॉसिंग ओवर हुआ था। तो जहां पर तुमने बेटा जोड़ा है ना, क्रॉसिंग ओवर किया है, अब तुरंत थोड़ी ना अलग हो जाएगा। डीएनए होते बड़ा उलझा हुआ होता है, आपको तो मालूम है डीएनए बेटा बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो डीएनए अभी भी वहां पर थोड़े से उलझे हुए रह गए, एक्सचेंज हो गया, डीएनए थोड़े से उलझे हुए रह गए, तो इसलिए वो अभी पूरी तरह से अलग नहीं हुए, तो वो एक शेप्ड का एक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसका नाम क्यास्माटा होता है, जो एक शेप्ड का होता है। ये एनसीईआरटी में बेटा गिवन है, एनसीईआरटी में ये वर्ड गिवन है। तो मेरे में से क्यास्माटा वर्ड याद रखिएगा, कहां होगा, डिप्लोटीन में। चलिए अब हम लोग चलेंगे डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या होगा, जो ये क्यास्माटा है बच्चा, जो एक शेप्ड स्ट्रक्चर है, वो धीरे धीरे इंड के तरफ शिफ्ट होने लगेगा, वो धीरे धीरे बच्चा इंड के तरफ शिफ्ट होने लगेगा। अभी सेंट्रोमियर के बीचों बीच था, अब धीरे धीरे वो इंड के तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे ये पूरी तरह से अलग हो सके। ये अभी जुड़े थे, अब वो धीरे धीरे उसे ढकेला जाएगा, बीच से अलग नहीं हो सकते, तो उसे ढकेला जाएगा इंड की तरफ। इसी प्रोसेस को एनसीईआरटी कहता है टर्मिनलाइजेशन, इसी प्रोसेस को एनसीईआरटी कहता है बच्चा टर्मिनलाइजेशन। क्या है, फिर से सीखिए, जो क्यास्माटा है, एक शेप्ड स्ट्रक्चर है, उसे मैंने क्या किया, उसे ढकेल रहे कि भैया अलग हो जाओ अब, तो धीरे धीरे वो क्यास्माटा जो है, एक शेप्ड जो स्ट्रक्चर है, उसे हमने ढकेल करके बच्चे इंड के तरफ लाया। इसी प्रोसेस को एनसीईआरटी कहता है टर्मिनलाइजेशन। तो टर्मिनलाइजेशन कहां दिखेगा, डायाकाइनेसिस में। तो ये पूरा प्रोसेस एक कहानी के फॉर्म में पढ़ना था, पूरा प्रोसेस बच्चा उसे 1 मिनट में कहानी के फॉर्म में पढ़ लीजिए। लिप्टो, जाइगो, पैकी, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। एक एक लाइन याद रखना है। लिप्टोटीन में क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, लिप्टोटीन में क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि कंडेंसेशन चल रहा है। जाइगोटीन में आपके मम्मी का क्रोमोसोम पापा के क्रोमोसोम के पास आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और पेयरिंग स्टार्ट कर रहा है, पेयरिंग को कहते हैं सिनेप्सिस। पैकेटिन में और कंडेंसेशन होगा और ये 2 क्रोमैटिड दिख जाएंगे, पापा के 2 क्रोमैटिड दिख जाएंगे। अभी तक वो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से जुटे थे, थोड़ी देर में क्या होगा, एक एंजाइम आएगा जो आपका रेड वाले पार्ट को यहां और येलो वाले पार्ट को यहां ट्रांसफर करेगा। इट इज अ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर हो गया। लेकिन जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है वहां पर वो अभी भी अटैच रहेंगे, सभी जगह से सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूटने लगेगा, लेकिन जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ था
वहां पर अभी भी थोड़े से दोनों डीएनए क्रोमैटिड जुड़े रहेंगे, सभी को रिपेल करो, खींच दो अलग अलग, लेकिन वहां पर बेटा केवल जुटा रहेगा। तो ये एक सेप्ट का जो स्ट्रक्चर बना, यानी यहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था, इसी को हम लोग कहते हैं क्यासमाटा। तो एक लाइन में याद रखिए, क्यासमाटा कहां हुआ? आंसर डिप्लोटी। फिर इस क्यासमाटा को ढकेलिए ना, ये बेटा ढकेलो, इस जो एक सेप्ट है ढकेल रहे, देखिए ढकेल रहे, ये था ना यहाँ। अब ये बेटा कहां जा रहा है? इंड के तरफ जा रहा है, इंड के तरफ जा रहा है, इंड के तरफ जा रहा है। इसी को कहा टर्मिनलाइजेशन, इसी को कहा बच्चा टर्मिनलाइजेशन। तो ये आपके सारे क्वेश्चन का आंसर बन गया कि कहां हुआ क्रॉसिंग ओवर, कहां सिनेप्सिस, कहां क्यासमाटा और कहां टर्मिनलाइजेशन। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप बहुत अच्छे से इस पार्ट को समझ सकते हो कहानी के फॉर्म से। चलो मेरे में से कर लोगे? कौन कौन बच्चा कर लेगा फटाफट बताओ, कौन कौन सा बच्चा कर लेगा इसे आसानी से? कहानी है, पहले पास में आओ, पहले दिखेगा तब तो पास में आएगा, पहले दिखना, फिर पास में आना, फिर क्रॉसिंग ओवर करना, फिर अलग होना। लेकिन अलग तो हो जाओगे भाई, अलग तो हो जाओगे, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा कांटेक्ट बना रहेगा। ब्रेकअप हो गया फिर बेटा थोड़ा कांटेक्ट बना रहेगा ना, फिर बेटा उस कांटेक्ट को भी हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए, टर्मिनलाइजेशन। ऐसे ही तो होगा, इसलिए तुम्हें इतना कंफ्यूज सर यहाँ ये हो गया पता नहीं चल रहा है। चलो ठीक है, तो चलो फटाफट एक क्वेश्चन बताओ। चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये बताओ सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर कहां होगा, विच स्टेज में? 5 ऑप्शन है तुम्हारे पास लिखे हुए, चलो फटाफट। क्रॉसिंग ओवर कहां होगा? लिप्टो, जाइगो, पैकी, डिप्लो, डायाकिनेसिस। क्रॉसिंग ओवर कहां होगा? ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर होगा पैकेटी। चलो ठीक है, सिनेप्सिस कहां होगा? सिनेप्सिस कहां होगा? सिनेप्सिस मतलब क्रोमोसोम का एक दूसरे के पास आना, पेयरिंग करना, सिनेप्सिस। सिनेप्सिस कहां होगा? सिनेप्सिस होगा कहां? बोलो फटाफट, अभी तो बताया है, जाइगोटिन। चलो क्यासमाटा जो एक सेप्ट का स्ट्रक्चर बन रहा था वो कहां बनेगा? एक सेप्ट का जो स्ट्रक्चर क्यासमाटा बन रहा था वो कहां बनेगा? क्लियर है सभी को? तो सर वो बनेगा आपका कहां? डिप्लोटिन में। ठीक है, एंड द लास्ट टर्मिनलाइजेशन कहां होगा? टर्मिनलाइजेशन कहां होगा? ठीक है, आंसर इज द डायाकाइनेसिस। तो कैसे अरेंज करोगे? फिर से देखो, सिंपल कहानी। पहले कहानी नंबर 1, लिप्टोटीन में क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जाइगोटीन पेयरिंग, जिसको आपने नाम दिया सिनेप्सिस। ठीक है, पैकेटीन क्रॉसिंग ओवर, फिर डिप्लोटीन सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का टूटना, जो इस साल के पेपर का क्वेश्चन था। और जब वो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा तो भी वो कुछ जगह पे वो अटैच रह जाएंगे और वो एक सेप्ट का स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका नाम क्यासमाटा होगा। और उसके बाद भी उस एक सेप्ट स्ट्रक्चर को फिर से धकेला जाएगा, ये एक सेप्ट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसे ढकेला जाएगा, ढकेला जाएगा, देखो, और वो इंड के तरफ आ जाएगा, टर्मिनलाइजेशन। चलो यही तो कहानी थी, तो मेरे में से सभी को समझ में आ गया होगा। और डायाकाइनेसिस में मैंने दूसरा चीज आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, जो यहां दिखेगा। ये 1 मिनट, ठीक है, जो मैंने यहां पर पहले ही आपको एक्सप्लेन कर रखा है, ये पार्ट है बच्चा डायाकाइनेसिस। तो डायाकाइनेसिस में आपका टर्मिनलाइजेशन हो चुका है। जो आपके, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट, जो काम लेट प्रोफेज में होता है, जो काम लेट प्रोफेज में होता है वो चीज रिपीट कर दीजिए।
यहां पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट हो जाएगा। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है और न्यूक्लियोलस है, वो बेटा डिसअपियर हो जाएंगे। और थोड़ी देर में ये बच्चा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म, न्यूक्लियोलस खत्म, हाँ, तो ये अंदर का फ्लूइड बेटा, न्यूक्लियस का जो फ्लूइड है वो बाहर के फ्लूइड से मिक्स कर जाएगा। याद करो, जो अंदर न्यूक्लियस का जो फ्लूइड था वो बाहर के फ्लूइड से मिक्सअप स्टार्ट करेगा। ये पहचान है प्रोफेज के एंड होने की। यही पहचान है बच्चा, एनसीईआरटी में कहता है कि प्रोफेज खत्म और मेटाफेज स्टार्ट। प्रोफेज खत्म, मेटाफेज स्टार्ट। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म ना, तो बेटा ये क्या हो गया, मेटाफेज की शुरुआत है। और मेटाफेज की जब शुरुआत होगी तब तक ये बच्चा आपका सेंट्रोजोम या एस्टर है वो अपोजिट पोल पे पहुंच चुका है, अपोजिट पोल पे पहुंच चुका है। और जो आपके पेयर थे बच्चा, जो आपके पेयर थे ना, जो अभी हमने बनाया, जो आपके पेयर थे, ये पेयर जो थे वो कहां पहुंच गए, तो वो बच्चा आपके मेटाफेज के, यही था ना, इक्वेटर पे पहुंच गए। जो आपके पेयरिंग था, पेयर्ड क्रोमोसोम थे बच्चा, बाइवैलेंट थे, वो आपके इक्वेटोरियल प्लेट पे पहुंच जाएंगे। एनसीईआरटी में फिगर को देख लीजिए, यानी आपके मम्मी का क्रोमोसोम, सर आपने चेंज क्यों किया, क्योंकि यहां पर कलर क्यों चेंज किया, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। और जो मैंने बोला था बेटा, जो वाई वैलेंट था, जो बाई वैलेंट था, एक मिनट, कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, जो बेटा बाई वैलेंट था, ये पूरा बाई वैलेंट आपको दिख जाएगा कहां, इक्वेटर पे। मेटाफेज यही तो होता है, इक्वेटर पे क्रोमोसोम का अरेंजमेंट। तो इस बार क्रोमोसोम पेयर वाले अरेंज होंगे, बाईवैलेंट वाले अरेंज होंगे, और स्पिंडल फाइबर जाके जुड़ जाएगा, स्पिंडल फाइबर जुड़ जाएगा। कल याद करो, कल यही कहानी बताई थी कि आपका जो बाईवैलेंट क्रोमोसोम है, पेयर वाला क्रोमोसोम है, वो इक्वेटर पे अरेंज हो जाएगा। ये हो गया बेटा मेटाफेज। सर एनाफेज, एनाफेज में क्या करेंगे बताइए, एनाफेज में यहां से इस क्रोमोसोम को इस पोल पे, इस क्रोमोसोम को इस पोल पे, ये क्रोमोसोम जाएगा इस पोल पे, ये क्रोमोसोम जाएगा इस पोल पे, हो गया। यानी सेपरेशन ऑफ होमोलोगस पेयर हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस पेयर, यानी जो मम्मी का क्रोमोसोम, पापा का क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाएगा, लेकिन सेंट्रोमियर यहां नहीं टूटेगा ना। ये पूरा मैंने बच्चा, पूरी कहानी कल आपको बहुत अच्छे से समझा दी है। तो चलो, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो, एनसीईआरटी का मैंने फिगर लिया है, जो पेज नंबर 169 पे, पेज नंबर 169 का ही फिगर है, कल मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा दिया। तो ये रिपीट करने की जरूरत है, अगर है तो मैं बोल देता हूं, अदरवाइज कल ही बताया आपको। चलो फटाफट बोलो, रिपीट कर दूं, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, या कर लोगे, बोलो। चलो ठीक है, तो फटाफट देखो, फटाफट तो 5 मिनट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ओनली द 5 मिनट्स। चलो देखो ध्यान से, 5 मिनट्स, यहां देखो, प्रोफेज 1 कंप्लीट। अब आएगा मेटाफेज। चलो मेटाफेज का फिगर बनाएंगे, यहां बेटा एनाफेज का बनाएंगे, यहां टीलोफेज का बनाएंगे, और वहां साइटोकाइनेसिस का बनाएंगे। ठीक, ये है आपका कौन, मेटाफेज 1, ये बच्चा एनाफेज 1, और ये आपका टीलोफेज 1, हो गया। तो मेटाफेज में आपके जो मम्मी का क्रोमोसोम था, ठीक है, मेहनत मुझे बहुत ज्यादा करना पड़ेगा बस इसीलिए। चलो ठीक है, ये मम्मी का क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर के बाद कैसा दिख रहा है, क्लियर है। और ये आपके पापा का क्रोमोसोम, ठीक है,
कलर बार बार चेंज करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी है, अदरवाइज ठीक है। चलो ठीक है, हो गया। अब जो आपका मम्मी का क्रोमोसोम और पापा का क्रोमोसोम जो पेयरिंग किया था बच्चा, जो पेयर्ड क्रोमोसोम थे वो इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे। ये इक्वेटर है, और देखिए यहां पास कौन है, तो यहां पास है आपका सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम से रस्सी चला, स्पिंडल फाइबर जाके जुड़ गए। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए हर क्रोमोसोम बेटा कितने स्पिंडल फाइबर से जुटा, कल बहुत अच्छे से आपको मैंने मेटाफेज ऑफ माइटोसिस और मियोसिस का मेटाफेज 1 को आपको बताया था। तो वहां हर क्रोमोसोम, वहां ऐसे हुआ था, वहां बच्चा हर क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है और बीच में है सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के बाहर में कुछ प्रोटीन डिस्क होते हैं जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। पहले वाला चीजें रिकॉल कीजिए आप। तो यहाँ स्पिंडल फाइबर इधर से और यहाँ स्पिंडल फाइबर इधर से, हर क्रोमोसोम दो दो स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाएगा, हर क्रोमोसोम दो स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाएगा। जबकि मेटाफेज 1 में यहाँ क्या हो रहा है, ये बेटा माइटोसिस की कहानी है। तो यहाँ पर क्या हुआ सर, ऐसा नहीं होगा, देखो सर ये आप मम्मी का क्रोमोसोम, कलर चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि बार बार टाइम लगेगा। यहाँ पर क्या हुआ, इक्वेटर पे अरेंज हो गए। ये क्या है, ये है बच्चा आपका सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, और बाहर में है काइनेटोकोर। तो स्पिंडल फाइबर आकर के यहां से जुड़ जाएगा, एक क्रोमोसोम से एक स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो यहां पर दो प्लेट बनता है, इसलिए इसे कहते हैं डबल मेटाफेजिक प्लेट। देखिए एक क्रोमोसोम का ये प्लेट बना, एक क्रोमोसोम का ये प्लेट बना, तो डबल मेटाफेजिक प्लेट बनेगा। ये मेटाफेज 1 की कहानी है। एनाफेज में क्या किया जाएगा, जो आपके क्रोमोसोम है उन क्रोमोसोम को अपने तरफ पोल पे बुला लिया जाएगा। जो आपके क्रोमोसोम है बाईवैलेंट थे, अभी से टूट गए, इधर आ गया, ये बच्चा इधर गया और ये बच्चा इधर गया, तो बाईवैलेंट अब कन्वर्ट हो गए यूनिवैलेंट में, यूनिवैलेंट में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह से इस पोल पे आ जाएंगे रेड वाले, रेड वाले, इस पोल पे आ जाएंगे रेड वाले, और यहां से जुटा है येलो वाला। तो किसका सेपरेशन हुआ है एनाफेज 1 में सर, होमोलोगस पेयर का हुआ है। सर बाईवैलेंट का सेपरेशन हुआ है, दो जो क्रोमोसोम पेयर में थे उनका सेपरेशन हुआ है एनाफेज 1 में, हो गया। सेंट्रोमियर बच्चा देख लीजिए कोई स्प्लिट नहीं हुआ है, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ है, ये मैं परसों से यही चीज बोल रहा हूं, एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं होगा, हो गया। सर टीलोफेज में, टीलोफेज में नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा, नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएंगे, और यहां पास आपके क्रोमोसोम आ गए। कलर चेंज नहीं कर रहा हूं भाई, चीजें समझ में आ जाए आपको आसानी से। यहां आ गया टीलोफेज 1, हो गया। तो अब सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है, ठीक है। यहां पास देख लीजिए सभी क्रोमोसोम में बच्चा, सभी क्रोमोसोम में दो दो सिस्टर क्रोमैटिड मौजूद है। अब होगा आपका साइटोकाइनेसिस, और सेल दो पार्ट्स में टूट जाएगा, सेल दो पार्ट्स में टूट जाएगा। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, और यहां पास आ गए दो क्रोमोसोम, ये देख लीजिए, इस साइड आ गए दो क्रोमोसोम, तो एक से अब दो सेल बन चुके हैं। हर क्रोमोसोम देख लीजिए बेटा दो क्रोमैटिड्स वाला है, दो क्रोमैटिड्स वाला है। सेंट्रोमियर बेटा अभी तक इंटैक्ट है, सेंट्रोमियर टूटा नहीं है। तो ये आपका हो गया मियोसिस 1 कंप्लीट, और दो सेल बन गए, एक सेल ये, एक सेल ये। एनसीईआरटी इसे कहता है डायाड, एनसीईआरटी इसी को क्या कहेगा बच्चा, डायाड बन गए। क्लियर, एनसीईआरटी में यही फिगर गिवन है, कल भी बताया था, सेम चीज ही कल बताया था। अब मियोसिस 2 आएगा, तो मियोसिस 2 चलो फटाफट करा देता हूं मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 में जाना है तो क्या सेल को प्रिपरेशन नहीं करना है, ध्यान से देखो,
मियोसिस 2 में इस सेल को बेटा मियोसिस 2 में जाना है तो सेल को प्रिपरेशन करना पड़ेगा, सेल को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अब मियोसिस 2 में जाना है, लेकिन ऑलरेडी हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स हैं, ऑलरेडी हर क्रोमोसोम के 2-2 क्रोमैटिड्स हैं। तो ये क्यों बच्चा फिर से डीएनए रेप्लिकेट करना चाहेगा? इसलिए ये सेल प्रिपरेशन तो करेगा, साइज को बड़ा करेगा, अपने अंदर में एटीपी को स्टोर करेगा, प्रोटीन बनाएगा, लेकिन कभी भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं करेगा। इसीलिए बच्चा हमने यहां बोला था ये कहा जाएगा इंटरकाइनेसिस में। सेल प्रिपरेशन तो करेगा, लेकिन हर क्रोमोसोम में 2-2 हाथ हैं, 2-2 हाथ हैं, तो ये अब कभी भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं करेगा। तो इंटरकाइनेसिस इज जस्ट लाइक इंटरफेस, लेकिन यहां डीएनए रेप्लिकेशन एब्सेंट होगा। हो गया। और उसके बाद में एनसीईआरटी का फिगर देख लीजिए, आपके पास 2 सेल बन चुके हैं, ध्यान से देखो, ये एक सेल और ये एक सेल। अब इसे जाना है मियोसिस 2 में, तो पहला आएगा प्रोफेज 2, फिर मेटाफेज 2, फिर बच्चा एनाफेज 2, फिर टीलोफेज 2, और फिर आएगा साइटोकाइनेसिस। ये कल भी कराया था, सेम चीज है। सेल के अंदर में यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, कलर नहीं चेंज कर रहा हूं क्योंकि बेटा बहुत टाइम लग जाएगा। इसके अंदर 2 क्रोमोसोम, इनके अंदर 2 क्रोमोसोम। प्रोफेज में क्या होता है फटाफट सीखिए। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चा धीरे धीरे टूटने लगते हैं, गोल्जी बॉडी डिसअपियर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर। तो धीरे धीरे इनके अंदर में देख लीजिए, यहां जो सेंट्रोजोम है वो अपोजिट पोल पे पहुंच गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे टूट रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म, गोल्जी बॉडी खत्म, न्यूक्लियोलस खत्म। यहां न्यूक्लियोलस था, यहां इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, गोल्जी बॉडी था, सब कुछ थे। तो प्रोफेज 2 समझ में आ गया। अभी पता है प्रोफेज में क्या होता है। लेट प्रोफेज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म, गोल्जी बॉडी खत्म, न्यूक्लियोलस खत्म डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। और देख लीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है, सेम कहानी। तो इनके अंदर में अब क्या हो जाएगा भाई, 1 मिनट, थोड़ा सा ये कर दो, फिर से बना देता, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होते हुए दिखेंगे, जो आपका सेंट्रोजोम है वो अपोजिट पोल पे आ चुका है, सेंट्रोजोम अपोजिट पोल पे आ चुके। क्रोमोजोम देख लीजिए आपके, ठीक है। चलिए मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोजोम इक्वेटर पे अरेंज हो जाएगा। मेटाफेज में क्या बताया था, मेटाफेज की पहचान होती है इक्वेटर पे अरेंज हो जाना, इक्वेटर पे अरेंज हो जाना। तो इक्वेटर पे अरेंज हो गए, इक्वेटर पे अरेंज हो गए, हो गया। सेकेंड मेटाफेज की पहचान कि जो आपका सेंट्रोजोम है वो स्पिंडल फाइबर बनाएगा, हर क्रोमोजोम 2-2 स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, बोले ठीक, हो गया। सर एनाफेज में, एनाफेज में क्या होगा देखिए ध्यान से, स्प्लिटिंग होगा किसका, सिस्टर क्रोमैटिड का, सिस्टर क्रोमैटिड का स्प्लिटिंग हो जाएगा। जो आपका सेंट्रोमियर है बीच से टूट जाएगा, सेंट्रोमियर है वो बीच से टूट जाएगा, और इस पोल पे 2, इस पोल पे 2, यानी सिस्टर क्रोमैटिड टूट गए। देख लीजिए ध्यान से, जो सिस्टर क्रोमैटिड थे ये येलो वाले, ये येलो वाले और ये बेटा येलो वाले टूट गए, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया। चलिए अब इधर देखिए, सेम कहानी यहां पास होगा, रेड वाला सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गए, ये बेटा सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गए, और ये अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं, ये अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं, हो गया। एनाफेज में स्प्लिटिंग दिखेगा। सर टीलोफेज, टीलोफेज के अंदर में इस सेल में 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे,
इस सेल में इच पोल पे नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, यानी बेटा नया न्यूक्लियस बन गए, न्यूक्लियोलस वापस से आ गया, गोल्जी बॉडी वापस से आ गए, सब कुछ बच्चा जो आपने प्रोफेज में किया था उसका उल्टा कर दीजिए। इसलिए टीलोफेज को हम लोग जस्ट रिवर्स ऑफ प्रोफेज कहते हैं। वहां जो भी काम हुआ था उसका जस्ट रिवर्स टीलोफेज में दिखता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां टूटा, यहां वापस से आ गया, गोल्जी बॉडी डिसअपियर हुआ था, वापस से आ गया, न्यूक्लियोलस वहां डिसअपियर थे, वापस से आ गए, और ये क्रोमोसोम धीरे धीरे आपके सेकेंड चीज, क्रोमोसोम जो है आपके वो बेटा फिर से फाइबर नुमा दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग अभी फाइबर के तरह नहीं बनाते हैं। ये बच्चा आपके क्रोमोसोम धागे नुमा दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्टर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं नहीं कर रहा। साइटोकाइनेसिस, ये सेल दो पार्ट्स में टूट जाएगा, एक सेल ये, एक सेल ये सेल दो पार्ट्स में टूट जाएगा, एक सेल ये, एक सेल ये। अब देख लीजिए इनके अंदर हर सेल के अंदर में हर बेटा ये 4 डॉटर सेल बन गए, इसी को कहते हैं टेट्राड। एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा ना, तो टेट्राड वर्ड 2 जगह पे एनसीईआरटी ने यूज किया है। एक जब पेयर बनाता है क्रोमोसोम, बेटा जब पेयर होते हैं तो हर क्रोमोसोम के 2-2 क्रोमैटिड्स होते हैं, उसके लिए टेट्राड वर्ड यूज किया है। और एक वर्ड यूज किया है कि 4 डॉटर सेल बने, 1 2 3 और 4, तो 4 सेल बनना, डॉटर सेल बनना, चारों एक दूसरे से फिलहाल जुड़े रहेंगे, तो उसके लिए वर्ड यूज करता है टेट्राड। अब देख लीजिए हर सेल के अंदर बेटा 2 क्रोमोसोम, हर सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम आ चुके। तो याद करो जब हमने स्टार्ट किया था तो पेरेंट सेल में टोटल क्रोमोसोम थे 4, डॉटर सेल में कितने बेटा 2 हैं, वहां 4 थे यहां 2 हो गए, वहां 4 थे तो यहां कितने हो गए, यहां पास हो गया 2। तो रिडक्शनल डिवीजन यही तो है, वहां 2n था तो यहां हो गया n, वहां डिप्लॉयड में 4 क्रोमोसोम थे, 2n इज 4, यहां क्रोमोसोम केवल 2 है तो n इज 2 हो गया, n इज 2 हो गया। ठीक है, और वहां पास अमाउंट ऑफ डीएनए को काउंट कर लीजिए, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना था, वहां से 2c थे, वहां पास कितने थे 2c था, तो यहां पास बच्चा डीएनए का अमाउंट 1c दिखेगा, यहां पर डीएनए का अमाउंट 1c दिखेगा। तो ये मैंने आपको कल भी बताया है, मैंने सेम चीज को रिपीट किया, मैंने कल ही आपको सारा कहानी एकदम क्लियर किया था। आज मैंने केवल एक्स्ट्रा लिप्टो जाइगो डिप्लो ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है उसको मैंने डिटेल से बताया। चलो कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से बाउंस कर रहा है? भाई कल ही मैंने बताया था इसलिए मैंने डिटेल ज्यादा नहीं किया इसको। एक ही चीज कितने बार पढ़ोगे? क्या कल मैंने नहीं बनाया था ये फिगर? चलो ठीक है, तो मेरे में से सभी को समझ में आ गया। अब क्वेश्चन बनेंगे या अभी भी नहीं बनेंगे? फटाफट बोलो, अब बनेंगे क्वेश्चन या अभी भी तुम लोग नहीं बनाओगे?